हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम करने वाले हैं आज के सेशन में JAIIB आपका पेपर नंबर 2 PPB की तैयारी फॉर योर मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी से ऑल योर 5 यूनिट्स वी विल बी कवरिंग। हर तरीके के टॉपिक्स जो बन सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, उन सब को हम आज के सेशंस में करेंगे। और जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसका भी मैं आपको साथ साथ आइडिया देती चली जाऊंगी। सो स्टे विद मी टिल द एंड so that you are able to grab all the numbers, all the questions that will be coming from module D. So let's get going. हैं यूनिट 51। नेक्स्ट 10 मिनट्स मैक्सिमम में इस चैप्टर को स्मार्ट तरीके से इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स को अब्जॉर्ब करते हैं। इस चैप्टर में एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पहले समझेंगे एथिक्स क्या है, फिर बिजनेस एथिक्स क्या बोलता है, हमारे बैंकिंग के साथ कैसे रिलेट होता है। इन तीनों को कोरिलेट करते हुए पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं बिजनेस वैल्यूज की। तो ये एक इनफॉर्मल टर्म है, ये आपके लिए कीवर्ड हो जाता है जस्ट इन केस एग्जाम में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पूछते हैं बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस वैल्यूज है। क्योंकि बिजनेस वैल्यू, बिजनेस एथिक्स दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी, इनके बीच में स्पेसिफिक डिफरेंस भी हमारे मॉड्यूल, हमारे कंटेंट में जो IIBF की द्वारा पब्लिश्ड और इश्यूड बुक है मैकमिलन, वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो बिजनेस वैल्यूज एक इनफॉर्मल टर्म है जो बेसिकली किसी भी बिजनेस का कोर, द वेरी बेसिक प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड बताती है, एक्सप्लेन करती है। कह सकते हैं एक तरीके से एक गाइड है, इट्स अ गाइड, या फिर ये गाइड करता है हाउ द बिजनेस इज डन, द वे द बिजनेस इज डन। इट ऑल्सो सम्स अप What your business stands for, आपका बिजनेस खड़ा किस लिए है, कर क्या एक्चुअली रहा है। ओके और जिसकी वजह से वो बिजनेस स्पेशल हो रहा है, जिसकी वजह से वो बिजनेस स्पेशल हो रहा है। बिजनेस वैल्यूज जैसे कि अगर मैं वॉलमार्ट का एग्जांपल लूँ तो दे स्टैंड फॉर देयर सर्विसेज टू कस्टमर, द एक्सीलेंस सर्विसेज या द एंडेवर टू गो फॉर द बेस्ट सर्विस फॉर एक्सीलेंस। इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट करना और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी बोले तो जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। दीज आर द कोर वैल्यूज, कोर प्रिंसिपल्स, कोर स्टैंडर्ड्स दैट वॉलमार्ट एज अ बिजनेस स्टैंड्स फॉर। इसी तरीके से जब अगर आपको 26/11 इवेंट याद है तो वहाँ पर ताज ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बोला वी वाउच फॉर देम, हमारे में से कोई इन्वॉल्व नहीं है। वाई? बिकॉज दे बिलीव कि दे आर फैमिली, ये उनका स्टैंडर्ड है। दीज आर द बेसिक वैल्यूज दैट टाटाज फॉलो। या ये था बिजनेस वैल्यूज, है ना। बट बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस एथिक्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस समय आप कैसे ट्रीट करने वाले हैं, किस तरीके से आपका बर्ताव रहने वाला है, वो बिजनेस एथिक्स है। ओके तो अगर मैं टॉप मोस्ट एथिकल कंपनीज फ्रॉम रिसेंट टाइम्स बताऊं इंडिया में, तो हम कुछ नाम देख सकते हैं जैसे HDFC बैंक, विप्रो, टाटा स्टील, गोदरेज, इन्फोसिस। सो दिस इज नॉट giving you a disclaimer, it is not some kind of promotion that I'm doing, nor it is mentioned in your book, but for you to understand and relate better with examples, I will be bringing examples like these on the screen. बिजनेस एथिक्स में बिजनेस और एथिक्स दोनों आ जाता है ना। आपके एथिक्स जैसे कि ऑनेस्टी, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, कंप्लायंस विद द लॉ, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर करना,
लॉ को फॉलो करना, और जो भी आपने कमिटमेंट करी है, जो भी आपने वादे करे हैं, उनको फुलफिल करना कहते हैं। बट यही जब आप बिजनेस के एंगल में ले जाते हैं, अगर एज अ कंपनी आपने शेयर्स इशू करे हैं और लोगों से पैसे मांगे और प्रोस्पेक्टस में कुछ बातें लिखी हैं, तो दे हैव टू बी ट्रू। वैसे तो उसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे, BRBL सब्जेक्ट इन योर CAIIB, तो लॉ का एंगल भी समझेंगे। बट क्योंकि लॉ भी एथिक्स के अंतर्गत ही आ जाता है, चाहे आप यहाँ पर देखो, चाहे वो कंप्लायंस बाय फॉर द रूल्स रेगुलेशन एटसेट्रा हो, उस एंगल से देखो। यस अब हमने बिजनेस वैल्यू इंडिविजुअली पढ़ लिया, बिजनेस एथिक्स इंडिविजुअली पढ़ लिया, बट हमारी किताब क्या बोल रही है उस इसके बीच में डिफरेंस समझना भी उतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिजनेस एथिक्स गाइडलाइंस हैं जो जिस तरीके से फॉर कंडक्ट, ओके, एड्रेसेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी। तो जो कीवर्ड आपको एथिक्स से रिलेट करेगा वो है मोरालिटी। So basically ethic refers to the guidelines for conduct that addresses question about morality. हम कितने सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो एथिक्स में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बिजनेस वैल्यूज बोलती हूँ, तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं, वो आइडियल्स हैं जो कि किसी इंसान को, किसी बिजनेस को कोई चीज के लिए जजमेंट लेने में मदद करता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेकिंग जजमेंट्स, ये और ये में से अगर चूज करना है और मैं ये चूज कर रही हूँ, तो मेरे वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए मैं बी को चूज कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ ए। ओके, तो बिजनेस एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल सिस्टम है, जबकि बिजनेस वैल्यू सोचना सिखाता है। इट इंड्यूसेस थिंकिंग। बिजनेस एथिक्स डिफाइन करता है क्या मोरली करेक्ट है या इनकरेक्ट है किसी भी गिवन सिचुएशन के अंदर, जबकि बिजनेस वैल्यूज आपको ये जानने में मदद करता है कि आप चाहिए क्या, क्या आप अचीव करना चाहते हो। अगेन कमिंग बैक टू जजमेंट फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन जहां हम मीनिंग समझ रहे थे बिजनेस वैल्यूज का। बिजनेस एथिक्स इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड, कितना गहराई है उस पॉइंट की, उस सिनेरियो की, सही या गलत, हाउ मच इज इट राइट और रॉन्ग with the options that are available. Okay, whereas business values indicate करता है level of significance, कोई चीज कितनी important है, कोई चीज कितनी important है, how important is something that is an underlying situation for you as of now. तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेंगे, business ethics indicates the level of significance. Is this a true or false statement? Of course, इतने simple question नहीं आते हैं। 1 2 3 4 स्टेटमेंट आएगा, बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज के बारे में बता रखा होगा, और आपको अब यहाँ से कोड बना रखे होंगे कि 1 and 2 सही है, 2 and 3 सही है, 4 and ओनली 4 सही है, या ऑल सही है। तो जब आपको इंडिविजुअली कोई कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जिस तरीके से हम कंसेप्ट्स इस चैनल पर आपके साथ कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आपके साथ इंडिविजुअल चैप्टर्स के, मैकमिलन के, कॉम्प्लिकेटेड, इजी, मॉडरेट, कॉम्प्लेक्स, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस हम यहीं पर करने वाले हैं थ्रू वेरियस सेशंस, मे बी ओनली प्रैक्टिस सेशन, या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स, या प्रीवियस ईयर रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, या हम स्पेसिफिक मैराथन्स module wise, सब in all of these are planned and it will come eventually to you. So if you haven't yet subscribed to the channel, that is at your own risk. Okay, moving forward. अब बिजनेस एथिक्स में कुछ रियलिटीज हैं और कुछ मिथ्स हैं। तो टोटल 7 हमारे को मिथ्स बताए गए हैं हमारी किताब में। उन 7 को हम समझेंगे क्या मिथ है और उनकी वाइस वर्सा ट्रुथ क्या, रियलिटी क्या है। मिथ 1 ये बोलता है, एंटरप्रेन्योर्स आर एसेंशियली इन्वेस्टर्स। एंटरप्रेन्योर्स वही है जिन्होंने पैसे डाल रखे हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर्स आर आइडिएटर्स, जिनको बिजनेस का एक्चुअली में क्लिक आया था। यस,
मिथ 2 का क्या है? एंटरप्रेन्योर्स आर मेनली मोटिवेटेड बाय मनी, पैसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ऐसा इट जस्ट अ मिथ, इट इज जस्ट अ मिथ, whereas the reality is entrepreneurs are motivated by their passion। अरे करना है, आप इतने सारे एग्जाम्पल्स आज देख सकते हैं बिजनेस के जो स्टार्टिंग में नहीं चमके बट देन बूम, बिकॉज इट इज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा, मनी विल इवेंचुअली कम, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। या नेक्स्ट, entrepreneurs have to be risk takers। entrepreneurs रिस्क टेकर्स होते हैं, ओके, बट द रियलिटी इज entrepreneurs हैव टू बी चैलेंज टेकर्स। रिस्क टेकिंग नहीं, चैलेंज टेकिंग है, ओके। entrepreneurs born, entrepreneurs पैदा होते हैं, जबकि रियलिटी इज entrepreneurs आर मेड। मतलब आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। यस, ऑन द फेस ऑफ इट, वैसे हमारी बुक अगर मैं लेती हूँ तो हमने 7 पॉइंटर्स में थोड़ी डिटेल्ड तरीके में ये बिजनेस एथिक्स के मिथ और रियलिटी विभाजित करे हुए हैं, बट मैं कंसोलिडेटेड वे में बोलती हूँ तो ये 4 ही हैं, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक, मैं 3 स्लाइड्स शेयर करूँगी आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और मैं जो 7 इलेबोरेटेड मिथ्स हैं जिनको मैंने अभी कंसोलिडेटेड वे में 4 आपके साथ डिस्कस करें, वो तो अब एक नोट्स में आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी वो तीनों स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और जब भी हम कोई टॉपिक इससे रिलेटेड MCQ कर रहे होंगे तो मैं कोशिश करूँगी वो टॉपिक वहाँ पर ज़रूर आपके लिए एक ब्रॉडर पिक्चर के अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकर आ जाऊँ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, टोटल 7 प्रिंसिपल्स है अपन के पास, तो मैं आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें पिक्चर के थ्रू लाई हूँ, यहाँ 4 यहाँ 3, क्योंकि पिक्चर्स को रिटेन करना, रिकलेक्ट करना जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए वो ईजियर हो जाता है, हमारे लिए वो ईजियर हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में हमारे पास टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, ओपननेस, रेप्यूटेशन या गुडविल बोल सकते हैं, प्रूडेंस एंड कंसर्न फॉर अदर्स। डिग्निटी बोलता है जिससे बात करो उसमें बेसिक रिस्पेक्ट तो दो। फेयरनेस, थिंग्स हैव टू बी नो, there should not be disparity, there should not be inequality, things should be fair, ओके। ऑनेस्टी, जो वादा कर रहे हैं वो निभाना होगा। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, जो भी है यही है, अच्छा बुरा, ओके। गुडविल, ऑफ कोर्स आपकी रेपुटेशन, आज तो मीडिया इतनी खतरनाक चीज है कि यू आर ऑलवेज अंडर सर्विलेंस। प्रूडेंस, सोच समझदारी से, समझदारी अपना बुद्धिजीवी है तो बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और दूसरों के लिए भी कंसर्न रखनी होगी। ऐसा नहीं बस अपना सपना मनी मनी मनी, अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन टुडे, ओके। तो अगर मैं बैंकिंग एंगल से प्रिंसिपल्स बोलूं तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ट्रस्ट ही है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं वहां पर लोग हम पे पैसों से विश्वास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पैसों से डील कर रहे हैं और वो हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां हम गुड फेथ में काम करना ही होगा। यस, तो स्टैंडर्ड बैंकिंग कोड है, उनमें कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि है इंटेग्रिटी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इंटीग्रिटी, ओके। न्यूट्रलिटी, आप किसी के साथ भी बायस नहीं हो सकते। अगर आपको कोई काम दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ऐसा माना जाएगा कि आप वो काम कर लेंगे। इट हैज टू बी अ रिलायबल सोर्स, ओके। और कहीं ना कहीं जैसे हमने ओपननेस पीछे देखा था, है ना, वही ट्रांसपेरेंसी भी है।
अगर किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है तो AS 18 के अंदर आपको उसको स्पेसिफिकली अपने अकाउंट्स में, अपनी स्टेटमेंट्स में भी मेंशन करना होगा एज बिजनेस, एज अ बैंकिंग कंपनी। ओके, और AS 18 के बारे में हम बिट्स एंड पीसेस में, एथिक्स में भी बातें करेंगे और मॉड्यूल ए में भी रेफरेंस लेंगे। AS is accounting standard. Just in case you come from commerce background, you might have heard it before, but in case you haven't heard it previously, no worries. Now you have taken a basic understanding of it. क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं यूनिट 52 एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल, एम्प्लॉयज, बैंकिंग, तीनों के बारे में हम आने वाले सेशंस में बातें करने वाले हैं। आज इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो शुरुआत करेंगे वैल्यूज के साथ। वैल्यू, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, वैल्यूज हमें जजमेंट लेने में मदद करती है ना, डिसीजन लेने में मदद करती है, इम्पॉर्टेंट है, एंड्योरिंग है। जो आपकी विचारधारा, जो आपके प्रिंसिपल्स आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेलेवेंस लेकर आते हैं, सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं, उन्हीं को वैल्यूज कहते हैं। बेस्ड ऑन विच इंडिविजुअल जजमेंट लेता है अपनी लाइफ में। हमने बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज के बीच में लास्ट सेशन में भी बातें करी थी, आज हम खाली वैल्यू पढ़ रहे हैं इस टॉपिक पे। ओके, वैल्यू वो फोर्सेस हैं जो कि कॉज करती हैं कि इंडिविजुअल को किसी एक तरीके से बिहेव करने के लिए। वैल्यूज आर फोर्सेस दैट कॉजेज एन इंडिविजुअल टू बिहेव, एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करने के लिए। यस, ये वो सेट ऑफ प्रायोरिटीज हैं, 1 2 3 4 5, चक 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 चक। ये पॉइंटर्स ओके हो रहे हैं तो हम इसको लेंगे, वरना नहीं करेंगे। अपनी प्रायोरिटीज की हमने एक सेट बना लिया है, वो वैल्यूज हैं। दैट इज व्हाट वी कंसिडर एट द फर्स्ट प्लेस। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टेटमेंट्स आप और मैं यूज करते हैं, वो हमारी वैल्यूज हैं। Yes, it is the reason behind the choices we make. जजमेंट कर रहे हैं ना हम, ये चीज क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं या क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, is based on the values that we have, the values that we follow. तो अगर आप अंडरस्टैंड करते हो कि इंडिविजुअल की वैल्यूज को, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो चॉइस वो क्यों ले रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यूज उस पॉइंटर के साथ, उस जजमेंट के साथ अलाइन करती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे वैल्यूज के हैं, ये टॉपिक समझ आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से लास्ट तीनों ही अटेम्प्ट में, चाहे अक्टूबर और मई 2023 के बारे में बात कर लो या 2024 के जून अटेम्प्ट के बारे में बात कर लो, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, बट अगर आप वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज को समझते होंगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाएगा। यस, तो वैल्यूज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड ऑफ कंपीटेंसी एंड मोरालिटी। वैसे तो मोरालिटी की ज़्यादा बातें हमने एथिक्स में देखी थी, बट जिस बेसिस पे मोरालिटी सेट हो रही है, स्टैंडर्ड बन रहा है, वो वैल्यूज है। यस, वैल्यूज बहुत सारी नहीं होती है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 4 स्टेटमेंट दे देंगे, 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बताना होगा कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है। अब आपको इंडिविजुअल लेवल पर स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स आते होंगे, तभी तो आप आंसर कोडिंग में भी दे पाओगे ना। आपसे पूछ लेते हैं वैल्यूज तो बहुत सारी है नंबर में, वैल्यूज तो चेंज होती रहती है, तो आपको पता है दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। वैल्यू ऐसे नहीं कि आज बनी और कल चेंज हो जाएगी, increase for longer duration, right? So values are not large in number, we have few selective values. Values outdo specific object, situation or persons. A measure of evaluation applicable to all. मतलब एक जगह मेरी एक वैल्यू चलती है, दूसरी जगह वो वैल्यू चलती है, ये तो दोगुलापन हो जाएगा ना। कौन है अश्नीर ग्रोवर, हाँ, दोगुलापन नहीं चाहिए अपन को। यस, वैल्यूज आर रिलेटिवली परपेचुअल, रिजीलियंट, काफी समय तक चलती है, टेम्परेरी नहीं होती है। यस, टू रिजीलियंट टू चेंज, एंड चेंजेस हैपन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है को 15-20 साल आप जो वैल्यूज को फॉलो करते हो आप नहीं कर रहे हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज दैट्स अ बिलीफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद सिनेरियोज। आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, बट वो सिस्टम पे चेंज होगा, ऐसा नहीं आज ये है कल बदल गया।
और इस सर्कमस्टांस में ऐसा, दूसरे में ऐसा, दैट ऑल्सो डजंट हैपन, राइट? वैल्यूज आर एट द कोर ऑफ पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं हमें डिफाइन भी कर रही है, क्योंकि हम इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं बेसिस पर अपनी जजमेंट्स लेते हैं, इन्हीं बेसिस पर हम अपनी चॉइसेस आइडेंटिफाई करते हैं. यस, स्टीयरिंग डिसीजंस एंड एक्शंस दैट डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर. अब अगर मैं जिस दिशा में काम कर रही हूँ, जिस तरीके से काम कर रही हूँ, वो मेरी वैल्यूज ही डिफाइन कर रहा है. यस, वो कहीं ना कहीं मैं बता रहा है कि मैं what's the thought process behind it. Values have content along with the strength and distinctive features that make an individual distinctive. आपकी और मेरी वैल्यूज की डेप्थ, फ्रीक्वेंसी, यस, डिफरेंट होगी, तभी तो आप और मैं अलग अलग हैं. यस, बैंकर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच पॉइंटर. अब हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं आता है, आता तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ही है. अब ऐसे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बेस पे आ सकता है, या हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही नहीं, बट इन जनरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है और एप्लीकेशन बेस्ड आता है या केस बेस्ड आता है. तो सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है ना कि हम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और वो वैल्यू जब हम बिजनेस में डाल लेते हैं तो बिजनेस वैल्यू कहला देता है. करेक्ट. बाकी बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यू के बारे में हमने बात करी है. वैल्यूज आपको सोचने, इट इंड्यूस थिंकिंग. यस, मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस हमने एथिक्स में पढ़ा था. सोचने, आपकी विचारधारा क्या है, वो वैल्यू पर प्रतिबंध रहेगी. यस, वैल्यू पे डिपेंड करेगी. अब जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. अब अगर मैं वैल्यूज के बारे में बात करती हूँ तो हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज है. एक है हमारे पास टर्मिनल वैल्यू, एक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू. टर्मिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो अल्टीमेटली आप लाइफ से चाहते हो. भैया ये तो मुझे करना ही है, जैसे मुझे एक आश्रम बनाना है जहाँ मैं वृद्ध और ऑर्फन्स, ओल्ड एज पीपल एंड ऑर्फन्स को साथ लेकर आ पाऊँ. इनको पेरेंट्स मिल पाएंगे, इनको बच्चे मिल पाएंगे. दे विल बी एबल टू टेक केयर, बोथ एबल टू टेक केयर ऑफ ईच अदर. अल्टीमेटली मैं लेट्स से एग्जाम लाइफ में ये चाहती हूँ. यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आने वाला है, जो तरीका, जो टूल काम आने वाला है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू. सो व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू? अ टर्मिनल वैल्यू इज द अल्टीमेट गोल which we desire to achieve over our lifetime. ये वो enduring belief है that a certain end state of existence is worth striving for and attaining. मतलब जो कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, it is fine whatever it takes. यहाँ तक पहुँचने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वही इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है. Instrumental values are those tools, those means for acquiring the terminal value. यहाँ तक पहुँचने के लिए जो चाहिए वही instrumental value है. Thus, instrumental values are in the simplest words the mode of behavior. एग्जाम से पूछते हैं आपसे कि ये mode of behavior है, बताइए क्या है. हम instrumental values के बारे में बात कर रहे हैं. एक बंदा है ए, एक बंदा है राम. वो चाहता है कि अल्टीमेटली वो लाइफ में लेकर आ पाए. ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए. आपको आइडेंटिफाई करना है टर्मिनल कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल कौन सा है. इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, बन सकते हैं. ओके, दीज आर द कोर वैल्यूज एंड परमानेंट इन नेचर, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड. ऐसा नहीं है वैल्यू आज एक ये है और कल वो हो जाएगी, या इस सर्कमस्टांस में ऐसे होगी और मैं बाद में चेंज कर सकती हूँ. It remains for a longer period of time, majorly permanent. Okay? बात करते हैं गोल्डन रूल्स की. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी भी है. इंपॉर्टेंट एंड इजी, गुड कॉम्बिनेशन, राइट? हम चाहेंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, तो हम तो चाहेंगे हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए. गोल्डन रूल्स को रूल्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं. ये क्वेश्चन बना है अक्टूबर 2023 में. गोल्डन रूल्स को एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं. ये क्वेश्चन बना है अक्टूबर 2023 में. अब टोटल अपन के पास 3 एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी है या गोल्डन रूल्स हैं. आप किसी के साथ ऐसा कुछ मत करो जो आप चाहते हो आपके साथ ना हो, या आप दूसरों के साथ वो करो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें.
या आप दूसरे के साथ ऐसा कुछ मत करो जो अगर आपके साथ किया जाए तो आपको हार्म हुए। इसको ऐसे समझते हैं, आप किसी पब्लिक वॉशरूम जाते हैं तो आप चाहते हो ना कि क्लीन आपको वॉशरूम मिले, ठीक है? तो ऐसा आप कर करिए भी मत किसी और के साथ। यस, या फिर करिए, क्लीन करिए अगर आप चाहते हो आपको क्लीन मिले, और ऐसा कुछ मत करो जो आपके साथ किया जाए तो आपको हार्म होए। What you want others to do to you, do to others. If you don't want others to do something to you, don't do that to others. And if you want, if you are doing, sorry, the point is done. Third point is, don't do anything to others. What if done to you will cause harm to you. Okay, so these are the three golden rules or ethics of reciprocity. 3 golden rules है अपन के पास. Everything you want others to do to you, you should do to others. Do not do to others that you do not wish them to do to you. Do not do anything to others which, if done to you, can cause harm to you. These are the 3 principles, moral principles, जिनको हम golden rules बोलते हैं. भाई बहुत सारे ह्यूमनिस्ट ने इसको ethics of reciprocity के नाम से भी define किया है. आई होप आप ये देख पा रहे हैं, इसलिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ. यस, अब बात करते हैं एथिकल डिलेमा की. यहाँ से भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कुछ अटेम्प्ट्स में देखने को मिले हैं. व्हाट इज एथिकल डिलेमा? देखो, एक तो होता है राइट, एक होता है रॉन्ग. जो राइट है वो चूज कर लेंगे, एथिकली तो यही होता है ना. द मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस इज बिजनेस एथिक्स. राइट, ये हम पढ़ा है. अब मान लेते हैं 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई गलत नहीं है. ओके, आप फंस गए, एक दुविधा में है, असमंजस में है कि क्या करा जाए. अश्वत्थामा मारा गया, इस महाभारत याद है आपको, और अभी तो कल की भी आई है, तो आई होप यू विल बी एबल टू रिलेट. अब यहाँ पर जो हमारे कौन थे फर्स्ट महाभारत के पांडव कौन थे, वाई से क्या नाम था उनका? आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, लेट मी ट्राई टू रिकलेक्ट. अश्वत्थामा मारा गया, झूठ नहीं बोलना था ना इनको. ही वॉज नॉट सपोज टू से लाई. युधिष्ठिर असमंजस में थे ना, क्या बोले वहां, तो खैर मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा था, इसके बारे में आप लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम महाभारत एंगल. बट ये समझिए, जब 2 ऑप्शन है, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप में सही है. जैसे आपका एक बिजनेस है और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो आपके साथ काम तो बहुत समय से कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में लोग हैं, बट वहां से प्रॉफिट नहीं निकल रहा है. अब एक तरफ है इसको बंद कर दिया जाए, बिजनेस के लिए राइट है. दूसरी तरफ है अगर इनको, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम निकाल देंगे तो उनके पास रोजी रोटी नहीं रहेगी. दोनों ही अपनी बात में सही है, बट अब आप एक असमंजस में है, एथिकल डिलेमा में है. Yes, what is ethical dilemma? A situation where an individual or an entity is forced to choose between 2 options that involve moral consideration. दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में सही ही हैं, बट उसमें मॉरल कंसिडरेशन है, तो ये बन जा रहा है एथिकल डिलेमा. ओके, अब लास्ट बात करें इस चैप्टर से, तो जो बिजनेस एथिक्स हैं वो ऐसा नहीं किसी एक सर्टेन चीज़ में लग रहे हैं, हर एक फिलॉसफी, हर एक एंगल में लग रहे हैं. और बिजनेस के जो मेजर एप्लीकेशन बिजनेस एथिक्स का होता है, दैट हैपेंस इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स के साथ जब आप डील कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, या फिनेंस में काम कर रहे हैं. यहाँ पर आपको एथिकली ही काम करना होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस, जो आपकी मोरालिटीज है, उसको मद्देनजर रखना ही होगा. एंड विद दिस वी आर डन विद यूनिट 52. बहुत सिंपल बात है, अगर मैं क्विक रिकैप दूं तो हमने यहाँ पर वैल्यूज को जाना, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे चैप्टर बात कर रहा है ना. फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, टाइप्स को समझा जहाँ टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल है. फिर इसके बाद हमने बातें करी गोल्डन रूल्स की, जिसको मेथड्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं. अपने आप में वर्ड इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब ABCD ऑप्शन आता है तो नीला, ब्लू, डार्क नीला और आसमानी रंग ऑप्शन सब सेम लग रहा है.
तो इसलिए याद करना ज़रूरी है। किसी के साथ ऐसा कुछ मत करो जो आप चाहते हो आपके साथ ना हो, आप लोगों के साथ वो करो जो आप चाहते हो आपके साथ हो, और किसी के साथ ऐसा कुछ मत करो जो आपके साथ किया जाए तो आपको नुकसान हो जाए। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो एथिकल डिलेमा वो सिचुएशन है जब आप मॉरल कंसिडरेशन में फंस गए हो। ऑप्शंस हैं आपके पास जो दोनों ही कहीं ना कहीं सही है और आपको चूज करना है। फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स को भी इस चैप्टर में जान लिया है। एथिकल डिमेंशन है एम्प्लॉयज़। अगर आपने यूनिट 51 और यूनिट 52 अटेंड नहीं किया है चैनल पर, उन दोनों की वीडियोस अवेलेबल है। पहले यूनिट 51 पढ़िए, 52 करिए, ताकि आपको इस चैप्टर का एटलीस्ट बेस समझ आ पाए, और फिर आप यूनिट 53 पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं एथिकल डायमेंशन एज एन एम्प्लॉय। यहाँ पर हम बातें करेंगे कि नो जो हमारे को कुर्सी मिल रखी है, मतलब जो हमारे को ऑफिशियल पोजीशन मिला हुआ है, हम उसको अब्यूज़ कर लेते हैं किन किन तरीक़ों से, उसके बारे में बात हो रखी है इस चैप्टर में। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है। प्लस एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर में जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। मतलब IIBF का अगर मैं लास्ट तीनों अटेम्प्ट देखूँ JIB में, तो चाहे वो दोनों अटेम्प्ट अक्टूबर या जून 2023 वाले हो या 24 जून अटेम्प्ट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं, चाहे वो आधे नंबर में ही पूछा गया है या 2 नंबर में भी पूछा गया है, इट हैज़ बीन आस्क्ड। तो ये टॉपिक हम मिस नहीं करेंगे, इस टॉपिक पे हम थोड़ा समय बिताएंगे। प्लस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से फेयर होती है उसके बारे में बात करेंगे, और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज एन एम्प्लॉय, उसको एथिक्स के एंगल से हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं ऑफिशियल अब्यूज़ के साथ एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं जो मैं आने वाले सेशंस में जब मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी मॉड्यूल वाइज, या हम मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे जब मैं आपके साथ एप्लीकेशन बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस करूँगी, वहाँ पर मैं इनके इस टॉपिक से एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन भी लाऊंगी। बट एक बार टॉपिक समझ के थोड़ा सा एंगल समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बी इट बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जब हम किसी कुर्सी पर होते हैं, किसी पोजीशन पे होते हैं, तो हम कैसे उसे अब्यूज़ कर सकते हैं? बाय डूइंग एन इनसाइडर ट्रेडिंग, स्पेशली एज अ बैंकर। जैसे आपकी बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, और मेरे मेरे अकाउंट्स जो दिख रहे हैं वो काफ़ी वीक दिख रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, या तो आपने अपने फ़ायदे के लिए या अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन बता दी, बिकॉज यू आर ऑन दिस पोजीशन, देयरफॉर यू हैड एक्सेस टू दिस इन्फॉर्मेशन, और आपने इसे अपने फ़ायदे के लिए, किसी और के फ़ायदे के लिए, आपके फ्रेंड्स के फ़ायदे, फैमिली के फ़ायदे के लिए इन्फॉर्मेशन उनके साथ पास ऑन कर दी, जिस वजह से जो इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन मार्केट में आने वाली थी वो आपने अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करके बता दिया। लेट्स से जो ये इंसॉल्वेंसी वाली न्यूज़ जब आती, तब शेयर मार्केट में इम्पैक्ट आता ना मेरी कंपनी के शेयर पे, बट क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग चालू हो गई, तो सेल्स और डिमांड हम समझते हैं, जैसे ही सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्राइस कम होता है। तो अगेन इट इज़ इम्पैक्टिंग, या वाइस वर्सा पकड़ लेते हैं, अगर मैं अगेन आपके बैंक में अकाउंट होल्ड करती हूँ, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ, एंड बिकॉज यू आर इन कॉन्टैक्ट विद मी XYZ रीज़न की वजह से आपको ये बात पता चल जाती है कि मेरी कंपनी जो है कैंसर क्योरिंग कोई मेडिसिन लेकर आने वाली है। ऑफ कोर्स बिजनेस अच्छा करता है तो प्राइसेस ऑफ शेयर्स विल ग्रो, बट बिकॉज यू हैड एक्सेस टू दिस इन्फॉर्मेशन, आपने पहले से ही शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए एट लोअर प्राइस। बट क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग में, वैसे तो हर एक और कुछ भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको ये पेन दिया, आपसे 2000 रुपये लिए, तो आपका बेनिफिट इस पेन से, मेरा बेनिफिट इस 2000 रुपये से। बट जब मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही हूँ, जब मैं शेयर मार्केट की बात करती हूँ, इट इज़ प्रोहिबिटेड,
और यहाँ पे किसी एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होता है, जिसकी वजह से अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज़ देखी है या किसी तरीके से आप फिनेंशियल मार्केट को समझते हैं, तो इट इज़ अंडर सेबीज गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन प्रोहिबिटेड, और इसके सीवियर कंसिक्वेंसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा लॉ के एंगल में नहीं जाएंगे, बट जो हमारे बुक में, हमारे कंटेक्स्ट में एज बैंकर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी था। इस तरीके से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बता देंगे कि एक मिस्टर आकाश हैं, ठीक है, वो बैंक के एम्प्लॉय हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन पता चली किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन की, उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन पास कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफिशियल अब्यूज़ किया अपनी पोजीशन का एंड स्पेसिफिकली इनसाइडर ट्रेडिंग करी। Yes. Next, dealing with proprietary data. What is proprietary data? As an employee of an organization, let's say you are an employee of Coca-Cola. वहाँ पर कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होंगे, कुछ प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन होंगी जो आप, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं इसलिए आपको पता है, आपने उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपना ही कुछ बिजनेस चालू कर दिया। डोमिनोज की पिज़्ज़ा चेन में आप काम करते थे, आपने XYZ पिज़्ज़ा की कंपनी चालू कर दी, ठीक है, क्योंकि आप उस पोजीशन में थे इसलिए आपको उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस था, एंड देयर यू मिस यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर अगेन यू डिड अब्यूज ऑफ योर ऑफिशियल पोजीशन। सिमिलरली ब्राइब, जैसे मान लेते हैं आप एक एम्प्लॉय है किसी बैंक के और आप कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में आपको 5 लाख की ज़रूरत है, मैं आपके पास आई और बोला कि मेरे को ना अंडर द टेबल एक XYZ शेल कंपनी है, उसका लोन पास कर दे और उसके लिए मेरे को 5 लाख रुपए, आई एम रेडी टू गिव यू 5 लाख रुपीज। अब आप इस सिचुएशन में आपको एथिकली क्या करना चाहिए, ना तो लोन पास करना चाहिए, प्लस अपनी ये इन्फॉर्मेशन राइट अथॉरिटी तक पास करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर इन इमरजेंसी सिचुएशन आप ब्राइब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ब्राइबिंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। दिस इज हाउ एथिकल डिमेंशन वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉय। यस, आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ से भी केस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ज़्यादा चांसेस केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के यहाँ से और यहाँ से होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट। बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की। तो दोस्तों, सेक्सुअल हैरेसमेंट में वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है जो अनवेलकम्ड है। Anything that is done with consensus, we are not talking about that. We are talking about unwelcomed sexually determined behavior. चाहे डायरेक्टली कर रहे हो चाहे इनडायरेक्टली या थ्रू इम्प्लीकेशन कर रहे हो, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट करना, सेक्सुअल फेवर्स के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट करना, कोई कलर्ड रिमार्क्स दे देना, पोर्नोग्राफी शो दिखाना, या फिर किसी भी तरीके का अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर विल टैंटमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब यहाँ पर एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि एक रीना है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, और एक जॉन है जो काफ़ी फेमस है अपने ह्यूमर के लिए, क्योंकि वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करता है, बट वो अपने बारे में भी करता है। ही बिलोंग्स टू सम सर्टन कम्युनिटी, वो उस कम्युनिटी का भी मजाक उड़ाता है। तो वो आपका अगर मजाक उड़ा रहा है तो बार बार हर स्टेटमेंट से पहले बोल देता है ऑफेंड मत होना, मैं तो अपना भी मजाक उड़ाता हूँ तो ऑफेंड मत होना। तो क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है? ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और क्यों मैं आपको ये एग्जांपल सिनेरियो बेस्ड दे रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ के हम आधे तो दिमाग हमारा वहीं खराब हो जाता है, और वो नहीं होना है। क्योंकि अगर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं, हम इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो गाइज नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। बिलीव इन योर सेल्फ, keep working hard and stay with me. Okay, staying with me is important, therefore subscribe the channel if you haven't already. Moving forward to fair accounting practices, 4 fair accounting practices हमको बताई गई हैं जो हमें फॉलो करनी है। इसके बारे में, इन जिनमें से एक टॉपिक के बारे में वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस में बात कर चुकी हैं, AS 18 के बारे में, उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में आ जाऊंगी। फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या बोलती है? जो भी डिस्क्लोजर्स हैं as per law, as per accounting standards, anything that falls under the regime of companies law or any law that is applicable on you as an organization, आपको वो disclosures देने होंगे। Why so? Let's say for example you are a shareholder in one of the companies. मेरी कंपनी है, आप मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो।
आपने पैसे डाले, आप तो बैंक में काम करते हो, आपने थोड़े बहुत शेयर्स खरीद लिए। अब आप उतनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे जो पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, मान लेते हैं मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग सम XYZ हैंकी पैंकी थिंग, ठीक है, और मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताई, और ये आपके पैसे लेकर मैं ऑन द बीचेस ऑफ गोवा हैविंग लिटिल लिटिल मैंगो जूस एंजॉय कर रही हूँ, और आपके पैसे गिली गिली छू कर दिए मैंने एब्रा कडाब्रा, तो इजंट इट रॉन्ग फॉर यू? इज राइट, इट इज रॉन्ग, राइट? इसलिए हर एक पैसा, हर पाई पाई का हिसाब चाहिए। लिटरली डायलॉग कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड, पाई पाई का हिसाब चाहिए। अपन को सारे डिस्क्लोजर्स एज पर द लॉ देने होंगे, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनके नोट्स में। ठीक है, दूसरी बात, जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, जो बातें आपको बतानी पड़ेंगी, बतानी चाहिए एज पर द लॉ, वो आपको बतानी पड़ेगी ईदर थ्रू द नोट्स और एज मेंशन्ड इन द लॉ, चाहे वो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हो, या फिनेंस के पर्सपेक्टिव से हो, या लीगल पर्सपेक्टिव से हो। ओके, देन जो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनके बारे में समरी प्रोवाइड करनी होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपका जो इन्वेंट्री है उसका जो पॉलिसी है वो लीफो यूज़ करते हो आप, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री है वो पहले लास्ट इन होती है, जो पहले आती है वो पहले बिकती है, लेट्स से दैट्स अ पॉलिसी। तो आपको उसकी समरी बतानी पड़ेगी। या फिर मान लेते हैं आपकी क्रेडिट पॉलिसी है कि आप 60 डेज का क्रेडिट लेते हैं या देते हैं, तो जो भी बातें हैं आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और AS18, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी मेंशन किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इज रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। लेट्स से आप और मैं भाई बहन हैं, ओके, और मेरी भी कंपनी आपकी भी कंपनी है, मैं आपसे कुछ सामान लेती हूँ, ठीक है, उसको एग्जैजरेटेड प्राइजेस पे दिखा देती हूँ, और अपने एक्सपेंसेस मेरे बढ़ गए तो मुझे टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। या फिर किसी भी तरीके से, बिकॉज यू एंड मी आर रिलेटेड, ईदर यू और मी और वी बोथ आर trying to do some stuff which is not ethical, to prevent that and to have arm's length principle, मतलब जैसे मैं बाकी लोगों के साथ बिहेव करूँगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही मुझे आपके साथ करना होगा, कोई स्पेशल फेवर्स नहीं होने चाहिए। अगेन वाई? बिकॉज लोगों का पैसा लगा हुआ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। लॉ जो मुझे कह रहा है अगर वो मैं फॉलो नहीं करूँगी तो इट इज़ नॉट समथिंग वेयर लॉ विल से में कि हाँ भाई तुम मत करो बाकी सब कर सकते हैं। जो सबके लिए एप्लीकेबल है, देयर विल बी नो स्पेशल फेवर्स कमिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयरफॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 आपको जो भी डिस्क्लोजर्स रिलेटेड पार्टी के हैं वो भी देने होंगे। तो 4 फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है अपन के पास। हमें नोट्स देने हैं, डिस्क्लोजर, मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, कोई भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी है उसकी समरी प्रोवाइड करनी है, और AS18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में भी बताना है। I hope this is clear to everybody. And in case anybody comes across any doubts, you can let me know in the comment box or also contact me on CMA Disha Dua Telegram group. Okay, now let's talk about the last topic जो कि है HRM ethics, Human Resource Management Ethics. किससे डील करता है? लोगों के साथ, वर्क फोर्स के साथ, मैन पावर प्लानिंग के साथ। मतलब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो हमको कितने लोग चाहिए, ऐसे चलिए मान लेते हैं 10 लोग चाहिए, हमने 15 लोग ले रखे हैं, तो फालतू में 5 लोग के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं हम। हर एक रिसोर्स जो आप ले रहे हो उसका एक्सपेंस है। या चाहिए अपन को 10 लोग चाहिए और हमारे पास है 7 ही लोग, 3 लोग कम है, इसका मतलब कुछ लोग ओवर बर्डनड है। यस, दैट शुड नॉट हैपन एंड देयरफॉर प्लानिंग इज नेसेसरी। और एक बार लोग आ गया तो उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कई लोग बहुत ही काम कर रहे हैं और कई लोग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं। Okay, the principles of management have to be followed and we'll be talking more about it when you'll go to CIB और ABFM में मैनेजमेंट एक प्रॉपर यूनिट है, और अगर आप HRM सब्जेक्ट वहाँ ले लेते हैं इलेक्टिव तो वहाँ तो और डिटेल में इसके बारे में आप बातें करेंगे। HRM किससे कंसर्न करता है? लोगों से, लोगों के इश्यूज से, स्पेशली जो कि रिलेट करते हैं, जैसे कि पैसा, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। यस, डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज नॉट ओनली योर करंट जॉब बट ऑल्सो योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव दैट इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट। आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, हेल्थ,
सेफ्टी इश्यूज, कुछ तो बातें लॉ ही बोल रहा है करने के लिए, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, कुछ और लॉ हैं हमारे प्लेस में, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस नाउ। बट हल्का फुल्का HRM अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 चैप्टर्स में दिया हुआ है, वहाँ हम बातें करेंगे CIB में, अभी हम GIB पे फोकस करते हैं। हाउएवर कुछ सफिशिएंट डिसएग्रीमेंट्स हैं जब हम मैनेज करने के बारे में बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को इन कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस क्वार्टर्स, और कुछ ना कुछ डिबेट्स तो हमेशा चलती ही रहती हैं जब हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेन, बोर्ड, ये T-शर्ट के बारे में बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट जब बुद्धिजीवी इंसान आ जाते हैं, येस देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, एंड इवेंचुअली एथिकली व्हेन डेल्ट विद, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी है अपनी जगह पे, तो चीज़ें चाहे वो एम्प्लॉय डिमेंशन में भी हो, उसे हम एथिकली डील कर सकते हैं, ओके, फेयरली एग्जिबिट कर सकते हैं, ओके। तो HRM अगर एथिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके कैश रिलेटेड बातें, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बातें, इक्वालिटी, रेसिज्म या फिर कुछ किसी तरीके से नो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, कुछ ले ऑफ्स अननेसेसरी नहीं कर देने हैं, विदाउट एनी ग्राउंड्स नहीं कर देने हैं, ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इन प्रिवेसी दी गई है तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो HRM के एंगल से एथिकली डील करे जाते हैं। एंड विद दिस वी आर डन, दैट इज वर्क एथिक्स एंड द वर्क प्लेस। वर्क एथिक्स के बारे में बात करते हैं तो एज एन एम्प्लॉय जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो तो जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपने खुद के लिए सेट कर रखे हैं, वही वर्क एथिक्स हैं। जैसे मैं लेट नहीं होऊंगा, बीइंग ऑन टाइम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने काम के लिए। यस, कैजुअली नहीं ले रहे हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने काम की, आप खाली अपना टाइम नहीं, आप अपने कलीग का टाइम भी रिस्पेक्ट करते हैं। या फिर डूइंग योर बेस्ट, जो भी काम कर रहे हो वो अपना बेस्ट करोगे, जस्ट चलता फिरता काम चलाऊ काम नहीं करना है, यही वर्क एथिक्स की अलाइनमेंट कहती है। यस, वट एवर यू आर डूइंग गिव योर बेस्ट, okay, it is basically your personal best every day, not exactly हो सकता है कि वो बेस्ट रिजल्ट ना हो, बट आपका तो बेस्ट वर्जन होना चाहिए, बिकॉज बेस्ट इज वेरी सब्जेक्टिव, है ना, आपके लिए कुछ और बेस्ट हो सकता है, मेरे लिए कुछ और बेस्ट हो सकता है, बट अपना बेस्ट देना है, ये एक एग्जाम्पल है वर्क एथिक्स का। जब आप डिलीजेंटली, सेल्फ डिसिप्लिन, एकदम वर्चुअस मैनर में, मॉरली करेक्ट मैनर में काम करते हैं, उसी को वर्क एथिक्स कहा जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमको गुड वर्क एथिक्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, जैसे आप गोल ओरिएंटेड तरीके से काम करते हैं, ये नहीं कि चलो आज जितना हो गया देख लेंगे, थोड़ा चाय पी लेते हैं, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना लेते हैं, नो 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 नो, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट देन गोल ओरिएंटेड तरीके से काम करना होगा। आपको अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अवेलेबल भी रहना है और रिलायबल भी रहना है। मतलब अगर मुझे कोई काम आपने दे दिया है, बोल दिया है मॉड्यूल डी मैम आपको पढ़ाना है, PPP की अब दारोमदार आपके हाथ पे, आपके सर पे, तो नाउ आई हैव टू डू इट, यस, बिकॉज यू आर काउंटिंग ऑन मी, राइट। क्रिएटिंग अ रिवॉर्डिंग सिस्टम, मतलब ये भी कहीं ना कहीं गुड वर्क एथिक्स का पार्ट है। जब जब आप अपना बेस्ट देते हो तो you expect something in return, right? Like when I'm giving my best and bringing these videos for you, or this entire GIB CIB prep channel is bringing content for you so that you clear your GIB examination, of course it's a win-win situation for you and me, in your win is our win, right? But जब आप सेशन को अप्रिशिएट करते हो, लाइक करते हो, कुछ अच्छी बातें कमेंट में लिखते हो, या हमारे साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हो कि मैम ये अच्छा था, ये यहाँ पर हम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, या MCQ सेशन का, तो वी अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सेशंस, यू आर लर्निंग फ्रॉम द सेशंस, आप एग्जाम में एक पॉजिटिव डायरेक्शन से जा पाएंगे, है ना। तो एक रिवॉर्ड सिस्टम, the example that I gave in my context, it similarly it is for you when you are working in bank.
तो वर्क एथिक्स में आपका गुड और गोल ओरिएंटेड काम करना तो है ही, प्रायोरिटी के साथ काम करना तो है ही, रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आप भी चाहिए, है ना, अवेलेबिलिटी भी चाहिए, बट उसी के साथ अगर एक रिवॉर्ड सिस्टम अच्छे से प्लेस में होगा कि हाँ कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आई रिमेंबर इन कोविड आई स्टार्टेड वर्किंग विद वन ऑफ द एडटेक कंपनी ना, वहाँ पर मतलब इस तरीके से था कि अगर किसी की कांस्टेंट बेसिस पे हाईएस्ट रेटिंग आती है क्लास 11-12 जॉनर पे, तो उसको 2000 रुपीज़ का अमेजन का वाउचर मिलता था। या अगर आपने एक भी सेशन लेट नहीं ज्वाइन किया है, या आपने एक भी सेशन छुट्टी मतलब बिना पहले प्लान छुट्टी ली है, एज इन कि एक प्लानर आ चुका है मंथ का, उससे पहले आप बता चुके हो कि आप ये छुट्टी लेनी है, वो प्लानर में इंक्लूड नहीं हुआ है, बट मान लेते हैं प्लानर आ गया है और उसके बाद आप छुट्टी ले रहे हो, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एब्सेंट। मान लेते हैं कोई छुट्टी लेता ही नहीं है प्लानर आने के बाद और हर कोई भी सेशन लेट नहीं ज्वाइन करता, तो उसको भी 500 रुपीज़ का एक अमेजन वाउचर मिलता था। व्हाट इज इट? इट्स अ रिवॉर्डिंग सिस्टम, right? This is just an example to share with you. It's a live example that has happened with me and therefore I'm sharing it. नेगेटिविटी फैलाना, मतलब इधर इधर की बात उधर उधर की बात, दैट्स नॉट कंसिडर्ड एज गुड वर्क एथिक। आपको पॉजिटिविटी के साथ हाँ करेंगे होगा। जैसे आज आप अपने बिना किसी से कोई बात करे हुए ना, नो देयर इज नो fee etc that you have paid, it is just in your mind that you have decided कि मुझे क्लियर करना है, यहाँ इस चैनल पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेट्स डू इट। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आ रहे हैं, तो हम एक गुड कल्चर क्रिएट कर पा रहे हैं। एंड येस देयर हैज़ टू बी कॉन्शियसनेस, हम सबको पता है, इन द हार्ट्स ऑफ आवर हार्ट्स वी नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट, so your consciousness will help you to take right decisions in future, and these are certain factors which you will consider in good work ethics. What are the 6 factors, guys? Talk with me, okay? It's okay if there are people around and they're thinking कि आपने आपसे बातें करना है, it is fine because you are here, you know, moving ahead in the journey of your banking career, correct? JIB क्लियर करके कुछ और अच्छा होने वाला है, आपके पॉइंटर्स, आपके प्रमोशन पॉइंटर्स जुड़ने वाले हैं, उसी के साथ साथ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको दिखेगा, करेक्ट है? तो क्या क्या बातें बोल रहे हैं हम? गोल ओरिएंटेड, आप अवेलेबल भी हो, रिलायबल भी हो, कुछ प्रायोरिटी है उस पर फोकस करिए, रिवॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, यस, उसी के साथ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, प्लस यू हैव टू एम्ब्रेस पॉजिटिविज्म। Okay, now this is one of the topics that is extremely important, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ से आप लगा के चलिए ऑलमोस्ट ऑल द अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन बना है, और ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बढ़िया बात है, डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, गुड कॉम्बिनेशन है। टोटल 6 पॉइंटर्स है इन समथिंग बिगर देन सेल्फ। समथिंग बिगर देन सेल्फ करके एक हमारे पास हायरार्की है कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को, खुद को देते हैं, सेल्फ, वन सेल्फ। फिर हमारे लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, फिर हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, हमारा रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी एट लार्ज इम्पॉर्टेंट है, अल्टीमेटली ग्लोबल कॉजेज भी इम्पॉर्टेंट है, बट दिस इज हाउ वी गो इन द chronology. What's the chronology? Oneself, family, community, religion, society at large and global causes. जब भी कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप इंडिविजुअल खुद ही के बारे में बात कर रहा है, वो वन सेल्फ पे फोकस कर रहा है, अपनी फैमिली ओरिएंटेशन लेकर आया तो वो सेकंड प्रायोरिटी फैमिली पर चला जा रहा है। अगर कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, पहली बात तो कम्युनिटी और रिलीजन, ये दो ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में, इन दोनों के बारे में ऑफिस में, वर्क प्लेस पे बात होनी ही नहीं चाहिए, नॉट टू बी डिस्कस्ड एट वर्क प्लेस, क्योंकि सेंसिटिव है। यस, दीज टू टॉपिक्स आर सेंसिटिव। व्हाट आर दोज टू टॉपिक्स? What are those two topics? These are the two topics, community and religion. कम्युनिटी एंड रिलीजन, सोसाइटी में तो बात होती है ना, सोसाइटी एट लार्ज, इन जनरल सोसाइटी में क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, या वुमेन आज टॉप मैनेजमेंट पे जा रही है, या आज जो खाना है वो टिफिन सिस्टम ज़्यादा चलने लगा है बिकॉज मेन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग,
या दैट्स सोसाइटी एट लार्ज। बट अब ग्लोबल कॉजेज के बारे में एक तो हमारे पास मैकमिलन ने भी क्वेश्चन दिया हुआ है और केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खाली इंडिया में बात नहीं है, तो ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम है। तो ये हायरार्की ऑफ समथिंग बिगर देन सेल्फ में छठे नंबर पे, आखिरी नंबर पे नहीं, क्योंकि टोटल 6 ही प्रायोरिटीज के बारे में हमारे पास समथिंग बिगर देन सेल्फ हायरार्की में बातें कर रखी है। ओके, या फिर पीस, एनवायरमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग खाली एक कंट्री को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, इट इज इम्पैक्टिंग एज अ होल, देयरफॉर इट्स अ टॉपिक दैट इज डिस्कस्ड इन ग्लोबल कॉजेज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। टेक्निकली कंसेप्चुअली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बट और बातें मैं आपके साथ एमसीक्यूज के फॉर्म में जिस दिन मैं आपके साथ लाइव सेशन करूंगी मॉड्यूल डी, वहां पर मैं बातें करने वाली हूँ। ओके, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, नाउ इज द टाइम। ओके, अब अनएथिकल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। पहले कॉजेज के बारे में बात करेंगे, फिर रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। जो ये अनएथिकल बिहेवियर है, मतलब जब एथिकली आप काम नहीं कर रहे, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। रीजन में से कोई से भी हो सकते हैं, मेजर कॉजेज बता रखे हैं, दिस इज नॉट एन एक्सप्लिसिट लिस्ट, इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट जो हमारी बुक में डिस्कस हुए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एथिकल मैनुअल ही नहीं है, कुछ बताया हुआ ही नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे जब आप स्कूल जाते थे तो वहाँ पे एक स्कूल डायरी होती थी कि हमें ये करना है, सच बोलना है, टाइम पे आना है, झूठ नहीं बोलना है, यस, नेल्स कट करने हैं, बाल दो चोटी बनानी है फॉर गर्ल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ दैट। तो एक एथिकल मैनुअल है जो फॉलो करना है। इसी तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल मैनुअल ही नहीं है कि आपको कंपनी के नाम पे उधार नहीं लेना है, अगर किसी से आप पैसे ले रहे हैं तो आप अपने लेवल पर लेंगे और वापस करेंगे, कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ये कुछ एथिकल मैनुअल बातें बता रखा है, एथिकल मैनुअल में ये बातें बताई हुई हैं कि जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में आप बैठे हो या जिस ऑफिस में बैठे हो वहाँ पे एसी अकॉर्डिंगली यूज करना है या बंद कर देना है, व्हाट्सो एवर इट इज। ओके, तो ये मैनुअल होना चाहिए। जहाँ मैनुअल नहीं है वहीं पे प्रॉब्लम है। अगर मैनुअल बना देंगे इसका तो ये रेमेडी हो जाएगी, है ना। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है एथिकल मैनुअल की तो बना दो ना, दैट विल बी अ रेमेडी। यहाँ पे लोगों को डर ही नहीं है कि उनके एक्शन का कुछ कंसिक्वेंस हो सकता है। जैसे यू नो दे आर रेपिस्ट, दे आर मर्डरर्स, दे आर किडनैपर्स। अगर वहाँ पे हमारे पास कोई लॉ नहीं होगा, दे विल घुमा फाए, जैसे उनका मन करेगा वैसे काम करेंगे, है ना। फियर ऑफ एक्शन होना चाहिए, सब्सिक्वेंसेस होने चाहिए कि अगर पाया गया ना कोई अनएथिकल ब्राइबिंग सिनेरियो में, उसे रस्टिगेट कर दिया जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल। पीपल विल फियर फॉर द एक्शन दैट दे आर टेकिंग इन नेगेटिव कंसिक्वेंस, नेगेटिव सिनेरियोज, अनरियलिस्टिक टारगेट्स। हे वे कुछ बता दो, 1 लाख का सेल्स करना है आपको, अब बंदा कैसे भी बेचेगा, मरता क्या ना करता। यस, इन्फ्लुएंस ऑफ को एम्प्लॉइज, अगर इसलिए बोल रहे हैं पॉजिटिविज्म इज इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस में बात की थी ना गुड वर्क एथिक्स की, अगर आपके एम्प्लॉइज ही नेगेटिव है तो यस अगेन यू विल हैव खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता बदलता है। यस, अनप्रिंसिपल लीडरशिप, अगेन मंकी सी मंकी डू, जैसे ऊपर वाले करेंगे वैसे ही नीचे वाले भी करेंगे। एंड जो आपके पास है उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, अगेन दैट्स अ कॉज। पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमारे मैकमिलन में यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कॉज है, कौन सा रेमेडी है, कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं जो मैं आपके साथ करूंगी भी, बट ये हमारे को 1-2 बारी पढ़ने से हो जाएंगे। ओके, रेमेडीज क्या है, जो हमारे पास कॉजेज है उनको किस तरीके से हम एथिकल बिहेवियर को पॉजिटिव या एथिकल बिहेवियर में टर्न कर सकते हैं, एथिकल मैनुअल लेकर आकर। ठीक है, जो कन्वर्सेशंस होनी चाहिए, मतलब यू नो जो फियर, पता लोगों को पता होना चाहिए अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो क्या किया जा सकता है उनके साथ। यस, सो यू स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशन अबाउट एथिक्स। निपिंग ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन द बर्ड, जो भी अनएथिकल बिहेवियर उसे जड़ से हटाओ। अगर कोई एम्प्लॉय से सीख रहा है ना तो खरबूजा ही हटा दो जिसको देख के रंग बदलने वाले हैं लोग। Okay, frequent utilization of manual, it is not only developing but also using that manual, and also ultimately top management को देखकर लोग काम करते हैं। तो अगर unethical behavior top management पे होगा तो नीचे वाले भी वही करेंगे। It is monkey sees monkey does, positive or negative both. So these are the causes as well as the remedies of unethical behavior. And coming to the last topic for today's session, that is whistleblowing. I don't know how to whistle, but yeah, might have understood by now. Whistleblowing is not literally blowing the whistle, but what happens is, let's say you are in an organization, आप एक organization में काम करते हैं और वहाँ पर कुछ unethical हो रहा है,
ठीक है, आपको उसके बारे में या तो पता चल गया है या आप खुद भी इन्वॉल्व हैं और आपका कॉन्शियस अब जाग गया है, या अगर आप इन्वॉल्व नहीं है और आपको पता चल गया, तो अब इसको राइट अथॉरिटीज तक डायरेक्ट करना पड़ेगा, उन लोग को बताना पड़ेगा जो लोग इस पूरे सिनेरियो में कुछ एक्शंस ले सकते हैं, है ना। और बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीवीसी, अंडर सीवीसी आ जाता है। व्हाट इज सीवीसी? दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 2004 से अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं, तो एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है। जस्ट इन केस देयर इज समथिंग रॉन्ग, हैंकी पैंकी हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उन लोग सीवीसी को आप रिटन कंप्लेन दे सकते हैं। कुछ भी किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, कोई ऐसे आरोप हैं जो डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट है, जो लोग अपनी कुर्सी का मिसयूज कर रहे हैं, इनएप्रोप्रिएट एक्शंस कर रहे हैं, उनके बारे में आप कंप्लेन इस सीवीसी को, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दे सकते हैं। जो जुरिस्डिक्शन है सीवीसी की, वो इस रिगार्ड में काम करती है। दिस रिगार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन समथिंग समथिंग, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे कि बैंक्स के एम्प्लॉयज पे कौन सा, जब विसल ब्लोइंग का कंटेक्स्ट आता है तो हु इज द एजेंसी, सो इट इज नॉट सीरियस फंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है सीवीसी। ओके, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हो, सोसाइटीज हो, लोकल अथॉरिटीज हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से ओन्ड या कंट्रोल्ड हो। ओके ओके, तो चालू करते हैं। पहले बात करते हैं, एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जो कमिटी हमारे डॉक्टर सी रंगराजन ने चालू करी थी 1984 में, 1984 में, ऑन मैकेनाइजेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, फिर आरबीआई की कमेटी बनी, पहले मैकेनाइजेशन पे बनी, फिर कंप्यूटराइजेशन बनी। एक बनी 1984 में, एक बनी 1988 के अंदर। यस, इन्होंने एक फाउंडेशन आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक नींव रख दी थी हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एज अ कंट्री। फिर आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट करा एक कमिटी जिसका नाम था कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी इश्यूज रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम, चेक्स क्लियरिंग, सिक्योरिटी सेटलमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये हमारे सी रंगराजन के अंदर नहीं थी, ये कमेटी बनी हमारे श्री WS सराफ के अंदर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री WS सराफ। अब दोनों ही, चाहे वो डॉक्टर सी रंगराजन हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो कमिटी ऑन पेमेंट सिस्टम, चेक क्लियरिंग, सिक्योरिटी सेटलमेंट, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो जो ये कमेटी है वो बनी हमारे डॉक्टर श्री WS सराफ, श्री WS सराफ। तो ये जितने नेम्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही इस कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है, चाहे 84 वाली मैकेनाइजेशन हो, 88 वाली कंप्यूटराइजेशन हो, या फिर कमिटी ऑन पेमेंट सिस्टम, कमिटी ऑन issues, technology issues, committee on technology issues related to payment system, check clearing and security settlement in the banking industry 1994। अब पहली दो जो 1984 1988 वाली है वो डॉक्टर सी रंगराजन की है, और 1994 में जो हमारी कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी इश्यूज रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम, चेक क्लियरिंग एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट 1994 वाली है, वो हम मिली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री WS सराफ। ओके गाइज, आई होप यू आर एबल टू रिटेन दीज पॉइंटर्स। थोड़ा हमारे से लर्निंग एक्सपेक्टेड है हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप आराम से इन पॉइंटर्स को अपने दिल में, अपने दिमाग में उतारिए। अभी जितना याद कर पा रहे हो उतना अच्छी बात है, बाकी हम MCQs के थ्रू तो इनको याद करने ही वाले हैं। ओके, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंकिंग में बोलूँ तो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिससे हम बोल सकते हैं आईटी ने इवेंचुअली इवॉल्व किया है, धीरे 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 हम ग्रो करे हैं टेक्नोलॉजी एंगल में भी अंडर द
बैंकिंग रिजीम। ओके, जैसे हमारे पास पहले MICR बेस्ड चेक प्रोसेसिंग आई, फिर हमारे पास कार्ड बेस्ड पेमेंट्स चालू हुए। इवॉल्व हो रहा है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, अब उनके बारे में हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है हमारे पास, RTGS, NEFT इवेंट्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट है जब मैं तवज्जो दे रही हूँ IT को बैंकिंग एंगल से। यस, फिर चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया जब फिजिकल चेक का कहानी ही ख़त्म कर दी। कलेक्टिंग बैंक या फिर बीच में जो क्लियरिंग हाउसेज हैं उनके पास से चेक जो है वेयर हाउस में चल जा रहा है, और अब डिजिटली 3 कॉपीज के थ्रू 2 ब्लैक एंड वाइट स्केल पे ग्रे स्केल पर चेक मूव हो रहा है और पेमेंट इज हैपनिंग। यस, देन वी हैव इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम ऑल्सो, कहीं ना कहीं CTSE इमेज बेस्ड है जहाँ पर आपके पास 3 चेक्स रहते हैं। यस, 2 फ्रंट एंड बैक आपके ब्लैक एंड वाइट स्केल पर, और ओनली फ्रंट है एक ग्रे स्केल पर। यस, इस तरीके से आपकी चेक इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग होती है। फिर कोर बैंकिंग सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम मेजरली बातें करने वाले हैं जब हम जाएंगे मॉड्यूल D के अंदर। जब हम मॉड्यूल D में जाएंगे तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में हम बहुत बातें करेंगे, बट अभी इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मेरा बैंक ब्रांच, जब मेरा फर्स्ट टाइम जॉब लगी 2013 दिसंबर 2013 दिसंबर में मेरा CMA क्लियर हुआ था, तो 2014 मैंने जॉब स्टार्ट करी एक्सेंचर पुणे। तो जब मैं पुणे गई मेरा फर्स्ट अकाउंट वहीं पे खुला। ओके, देन वो अकाउंट खुलने के बाद मैंने जॉब चेंज करी, तो मैं दिल्ली आई, गुड़गांव किया काम मैंने, नोएडा किया काम मैंने, और मैं नोएडा रहती हूँ, रहने वाली वैसे मैं रुड़की की हूँ, और मेरी शादी हरियाणा हिसार में हुई है। यस, अब उसके बावजूद इतने सारे प्लेसेस जाने के बावजूद आई एम स्टिल एबल टू ऑपरेट माई बैंक फ्रॉम पुणे इटसेल्फ बिकॉज इट इज़ अ कोर बैंकिंग, राइट। आज तो बैंक जाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ इंटीग्रेट हो गया है। और मेरा बैंक था सिटी बैंक। अभी जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो मैं एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ट्रांसफर करा के, बिकॉज सिटी हैज़ नाउ मूव्ड आउट और एक्सिस में चला गया हमारा अकाउंट, और मेरे को सिर्फ अपने डिटेल्स बतानी थी सिटी बैंक की, एंड आई वॉज given a customer ID of Axis Bank. Why? Because it is all based on core banking solution. ATMs, yes, इसको तो हम क्या है, मतलब इसके बिना तो हम इवेंट्स को इवोल्यूशन बोलेंगे ही नहीं। यस, फोन एंड टेली बैंकिंग है, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग है, ये सारे इवेंट्स है जिससे हम बोल सकते हैं IT ने हम अपने कदम स्ट्रांगली जमाए हैं फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री टू इवॉल्व इवेंचुअली। ठीक है जी, अब इनको एक आध बार पढ़ने से, इस टॉपिक को एक आध बार पढ़ने से आपका काम सॉर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ओके, क्या है क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम? जब हम मॉड्यूल B पढ़ेंगे, जैसे हम मॉड्यूल B का फर्स्ट चैप्टर ही करेंगे इस चैप्टर के बाद, जो है यूनिट 22, वहाँ पे हम बातें करेंगे कि कोई भी बैंक जब किसी का अकाउंट खोलता है तो कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स फॉलो करता है टू गिव नॉट ओपनिंग ऑफ द अकाउंट बट गिविंग क्रेडिट। ऐसे ही हमको 7 C's देखेंगे। जब किसी को लेंड करता है, बिजनेस और बैंकिंग इज व्हाट, लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग। पैसे देगा और किसी से पैसे लेगा, इसी पूरे प्रोसेस में मेजर चंक ऑफ बिजनेस आ जाता है। अब हम बोल रहे हैं जो पैसे जब किसी को उधार दिए जाते हैं, ऐसे तो नहीं हर किसी को दे दिए जाते हैं, मान लेते हैं कोई बहुत बार डिफॉल्ट कर रहा है, उस बंदे को हम इंफॉर्मेशन नहीं, पैसे नहीं देंगे, और अगर देंगे तो वो हायर रिस्क कैटेगरी में आ जाएगा, तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली हो जाएगा। वहाँ पे हम सिबिल को टच बेस करेंगे हल्का फुल्का। बट आज हम क्योंकि एथिक्स के एंगल से पढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी किस तरीके से आज इवॉल्व हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में, उस चैप्टर के एंगल से हम मैकमिलन या IIBF जैसे मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ आज ही नेक्स्ट सेशन के लिए भी। यस, जब मैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल रही हूँ तो जो भी नेसेसरी प्रोटेक्शन एक लेंडर को जो पैसे दे रहा है, जैसे कि हम बैंक, जब हम कस्टमर को पैसे दे रहे हैं, यस, तो एक प्रोटेक्शन चाहिए।
एंश्योर करने के लिए दैट द बैंक आर नॉट विक्टिमाइज्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स बाय नॉट बीइंग एबल टू रिकवर देयर डेट्स फ्रॉम डिफॉल्टिंग कस्टमर्स। अब अगर जिस बंदे को हमने उधार दिया है उस बंदे की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम एक प्रूडेंट सोच समझ कर सारे अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद अपना लोन अगर देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, और देंगे भी तो परसेंटेजेस एंड ऑल द रिस्क फैक्टर्स विल बी टेकन केयर ऑफ। हम नहीं चाहते कि बिकॉज एक डिफॉल्टिंग कस्टमर की वजह से अननेसेसरी हमारा बैंक विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, एंड फॉर दैट क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम केम इनटू प्लेस। और इसी वजह से कंपनीज क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 आया, जो कि 2005 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट CIC एक्ट CIS क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, बट एक्ट है CIC दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005। तो अगर मैं किसी कंपनी को एज अ बैंक लोन दे रही हूँ तो मुझे उस कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट विल कम थ्रू CIS। और इसके बारे में कुछ बातें हम मॉड्यूल C में, कुछ बातें हम मॉड्यूल B में देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिबिल स्कोर आता है इंडिविजुअल के लिए। ऐसे ही हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे केयर, इकरा, क्रिसिल, उनके थ्रू भी हर एक कंपनी की रेटिंग आती है कि अगर ये बंदा लोन लेता है तो कब वापस कर देता है, कब डिफ़ॉल्ट करता है, क्या कौन सी कैटेगरी A में आता है, AA में आता है, AAA में आता है, B में आता है, C में आता है, या डिफ़ॉल्ट करके बैठा है। तो अब ऐसी कंपनी को लोन देना है, नहीं देना है, देना है तो कितने रेट पे देना है, एटसेट्रा। Yes, so this was about CIC. I hope you were able to understand. Credit Information Companies Act 2005 came in India in 2005 itself. ठीक है, अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मेजरली दो कैटेगरीज हैं। क्या है दो कैटेगरीज? एक है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरी है कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। बट हमारी किताब में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को डायरेक्टली पैटर्न से बता रखा है, बट मेरी जिम्मेदारी एज अ टीचर खाली यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है ना, हम पढ़ेंगे एग्जाम के एंगल से, बट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम JIB क्लियर कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ बातें हमें बियॉन्ड द बुक्स भी पता होनी चाहिए। हमारी बुक तो बात करिए पैटेंट और कॉपीराइट के बारे में, बट अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेजरली कैटेगराइज करती हूँ तो वो एक तो कंपनी या इंडस्ट्रियल एंगल से बात करती है, एक इंडिविजुअल एंगल से बात करती है। बट इंडिविजुअल एंगल को एज सच इंडिविजुअल नहीं बोला है, क्योंकि कॉपीराइट जैसे T सीरीज है, कोई यूट्यूब चैनल है, हो सकता है वो किसी इंडिविजुअल का नहीं हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, कुछ और इंस्टीट्यूशन हो, तो इसलिए हमने इसको इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल के जगह हमने नहीं, इन जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। IP इज़ वेरी डिटेल्ड, बट हम इसे ऐसे समझते हैं IP को हमने इंडस्ट्री में बांटा है और कॉपीराइट के अंतर्गत लिया है। कॉपीराइट जैसे आपने ऐसे इस तरीके का मार्क देखा होगा, जैसे अगर मैं ये वीडियो YouTube पर डाल रही हूँ तो मैंने अगर किसी गाने को डाल दिया तो कॉपीराइट इशू हो जाएगा और ये वीडियो या तो मोनेटाइज नहीं हो पाएगी या YouTube इस वीडियो को बैन कर देगा या व्हाट्सएवर इट इज। यस, तुम क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में पैटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, GI जैसी बातें आती हैं, और कॉपीराइट में रिलेटेड राइट्स हैं, जैसे आपने कोई गाना गाया, कोई पेंटिंग करी, कोई पोम लिखी। सो ये क्या है, आपने अपने दिमाग से, दिमाग की उपज है ये, जिससे आपने प्रॉपर्टी क्रिएट करी है जो आपके लिए एसेट जैसे वर्क कर रहा है। तो हमारी बुक में इसको ऐसे कैटेगराइज करने की जगह बोल रखा है पैटेंट्स, ओके, बता रखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पैटर्न्स होते हैं इन्वेंशंस के लिए या फिर कोई ट्रेडमार्क या कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन या GI, और दूसरी है कॉपीराइट। तो बेसिकली पैटेंट को अंडर इंडस्ट्रियल नहीं बताया है, तो हमने समझने के लिए तो समझ लिया कि इंडस्ट्रियल के अंदर पैटेंट, ट्रेडमार्क, डिस्कॉपी ट्रेडमार्क, GI जैसी बातें आती हैं, ट्रेड सीक्रेट जैसी बातें आती हैं, और कॉपीराइट्स अलग है। बट हमारी किताब जो बोल रही है, एग्जाम के एंगल से वैसे रेडी रहेंगे।
ओके, तो कॉपीराइट में कोई भी लिटरेरी वर्क है, जैसे आपने कोई नॉवल रखी, पोएम लिखी, कोई प्लेज बनाए, कोई फिल्म बनाई, कोई म्यूजिक, कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये कॉपीराइट के अंदर आ जाती है। कोई पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की काफी हाई पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा पैटर्न में डिटेल में आपके लिए लेकर आई हूँ। पैटेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, आपने अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके ये प्रॉपर्टी बनाई है, तो इस प्रॉपर्टी पे लीगल राइट बन जाएगी ओनर की, कि कोई और बंदा उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता है। एवरीबडी एल्स इज एक्सक्लूडेड, नो, एवरीबडी एल्स इज एक्सक्लूडेड टू यूज दिस प्रॉपर्टी। ऑल्सो गवर्नमेंट, हमारे मैकमिलन में क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी नहीं यूज कर सकता है बट सरकार यूज कर सकती है। नहीं भैया, सरकार भी यूज नहीं कर सकती, यू विल हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द ओनर हेयर। अगर वो हाँ बोलता है और उसके लिए शायद कुछ फीस एक्सेट्रा लेता है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नो। ओके, पैटेंट पे जनरली 20 साल की, 20 ईयर्स की जनरली आपको राइट मिलती है कि कोई और जना उस इन्वेंशन को जो आपके दिमाग को इस्तेमाल करके हुई है और आपने उसे अंडर द लॉ प्रोटेक्ट करा लिया है, तो कोई और उसे यूज नहीं कर सकता है। अ पैटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स द राइट, that gives its owner the legal right to exclude others from making, using, selling, importing an invention for a limited period of, let's say, 20 years in exchange of publishing एंड एनेबलिंग पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, कि भैया ये प्रॉपर्टी, ये इन्वेंशन जो है XYZ पर्सन बना चुका है, अब कोई और जना इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ना ही बना सकता है, ना ही सेल कर सकता है, ना इस पर कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकता है, फॉर जनरली अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ओके, अब लास्ट टॉपिक है एक DRM। वैसे तो DRM के बारे में हम बातें करेंगे मॉड्यूल C में भी दोबारा से, बट क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे इस मॉड्यूल D में यूनिट 55 में दे रखा है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। DRM क्या है? डिजिटल राइट मैनेजमेंट। एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहाँ पे आप कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करते हो। अप्रोच टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल मीडिया। अगर मान लेते हैं आपने कोई डिजिटल लेवल पे डिजिटल मीडिया को बनाया है, इस डिजिटल मीडिया को, क्योंकि आर्ट का वर्क है, कुछ आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया है, तो इसको कॉपीराइट प्रोवाइड करता है कौन? DRM। व्हाट इज इट? डिजिटल राइट मैनेजमेंट। ओके, जो ये पर्पस है DRM का, वो है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल मीडिया। जैसे आप कभी PVR में कोई मूवी देखने किसी थिएटर में जाते हैं, तो वहाँ पे आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो अनऑथराइज्ड है। वाई? क्योंकि कुछ बीच में 10-20 साल ऐसे हुए कि पायरेटेड वीडियोस बहुत बिकी है ना, जिसकी वजह से जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको हार्म हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। बनाया उन्होंने, मेहनत उन्होंने करी, पैसे उन्होंने लगाए, तुम 100-100 रुपए की सीढ़ियाँ बांट रहे हो। यस, सो व्हाट इज हैपनिंग, हम DRM के थ्रू, दैट इज डिजिटल राइट मैनेजमेंट के थ्रू, अनऑथराइज रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रिवेंट कर रहे हैं ऑफ डिजिटल मीडिया एंड रिस्ट्रिक्ट द वेज कस्टमर्स कैन कॉपी कंटेंट दे हैव परचेज्ड। कोई और इसे यूज भी नहीं कर सकता। कंटेंट अगर मान लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आप तक पहुंच रही है, तो आप इसको आगे रिकॉर्ड करके फर्दर नहीं बेच सकते हैं। इस तरीके से DRM, जो आपका डिजिटल राइट मैनेजमेंट है, डिज़ाइन या हेल्प करता है बिजनेस ओनर्स को या इंडिविजुअल्स को जिन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करी है अंडर द कॉपीराइट सेगमेंट। Am I clear to everybody? Any questions, any doubts, let me know in the comment box, and I'll be sharing all the units, unit 51, 52, 53, 54 के notes on telegram group CM में दिशा दुआ। तो अगर अभी तक आपने CM में दिशा दुआ telegram group ज्वाइन नहीं किया, अभी कर लीजिए। So with this we'll call it a day. I hope guys module D आपको बहुत अच्छे से all the 5 minutes you were able to स्ट्रांगली एम्बाइब, स्ट्रांगली आप अपनी पकड़ बना पाए इन 5 टॉपिक्स पे। जल्द ही हम MCQs भी करेंगे इन टॉपिक्स के, बट फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू वेरी सून विद मॉड्यूल B2. Okay, till then, this is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.